सो डियर स्टूडेंट, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फोर्स बिटवीन। लेक्चर क्या है? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग। ठीक है ना? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट। ओके, हम इसे क्या कहते हैं? द एम्पियर, यानी कि एम्पियर लॉ के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो केस फर्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या है कि व्हेन करंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों में क्या है, करंट की वैल्यू क्या है और करंट की डायरेक्शन सेम है। वैल्यू नहीं, करंट की डायरेक्शन सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ दोनों की करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम दिखाई गई है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फिगर एज शोन इन द फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट I1, जो करंट I1 है उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है? तो I1 ने, इसमें जो करंट I1 है उसने फील्ड प्रोड्यूस की B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। सही है, क्योंकि I1 से ये जो करंट I2 वो कितनी दूर पर है? R दूरी पर है। ओके, सो इट एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग CD, यानी कि I1 ने जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो फील्ड किस पे फोर्स लगाएगा? वायर CD पे फोर्स लगाएगा। सही है, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये रही वो फोर्स F2। F2 इज इक्वल टू, फार्मूला हम जो पढ़ रहे हैं इससे पहले वो क्या है? F इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था? F इज इक्वल टू I/L/B साइन थीटा। सही है, तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम काम कर रहे हैं। तो कैसे होगा? करंट हो जाएगी I2, यानी इस वायर में करंट कौन सी है? I2 लिख दिया। लेंथ हम इसी की लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? करंट I1 का, यहाँ हो जाएगा B1। और एंगल क्या बनती है फील्ड और फोर्स में? 90 की। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की एंगल कितनी है? 90 है। सो इस तरह से रिज़ल्ट हम पुट करने वाले हैं। I2 इंटू L, B1 की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr है, रख दिया। अब ये रिज़ल्ट जब सॉल्व होके आता है तो हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R इंटू L। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे? फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या करेंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल f इज इक्वल टू F2/L म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R। सिमिलरली ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट I2, यानी जब करंट I2 जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, देखते हैं करंट I2 जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। ये देखिए I2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है B2, ये डॉट से रिप्रेजेंट है, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर की तरफ है। सही है, तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो उससे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द वायर हो जाएगी। सही है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास रिज़ल्ट आता है B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π I2 अपॉन R। ठीक उसी तरह से हम जो फोर्स लिख रहे होंगे तो क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू I1/L/B2 साइन 90, तो म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ F इज इक्वल टू F1 अपॉन L। सही है, तो म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R। व्हेन द करंट इन द टू वायर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, द फोर्स बिटवीन देम आर अट्रैक्टिव। कैसे ये हम दिखा रहे हैं? आप देख सकते हैं कि जब करंट I1 ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया B1, उससे फोर्स क्या हुआ? वही अपनी तरफ खींच रहा है वायर को। और करंट I2 ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया B2, तो उसने क्या किया? इसको फोर्स से अपनी तरफ खींचा। यानी कि जब भी दोनों वायर में करंट पैरेलल होगी तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेन द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा?
कि करंट I1 ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया B1 और क्रॉस से रिप्रेजेंट यानी कि इनसाइड द पेपर परपेंडिकुलर, तो ये जो फोर्स डेवलप होगा F2 अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो अवे होगा। सही है। और अगर I2 ने फील्ड बनाया इनवर्ड, वो भी बनाया, तो उसने जो फोर्स लगाया वो भी आउटवर्ड है अकॉर्डिंग टू द करंट डायरेक्शन। तो इस तरह से जब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की, तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट रिजल्ट्स अ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर CD, द फोर्स ऑन लेंथ L ऑफ वायर CD इज F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 L B1 sin 90 और म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 अपन R इंटू L। लिसन एंड F2 की में क्या होगा, करंट I2 होगी, मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड। सही है। तो इस तरह से हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं F2 अपन L, तो म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 अपन R। अब क्या है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट I2 एट एनी पॉइंट ऑन AB इज, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 2 पाई I2 अपन R। अब ये I2 की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो जब हम फोर्स निकाल रहे होंगे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा I1 इंटू L B2, यानी मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, करंट I2 का, तो म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 अपन R इंटू L। तो इस तरह से फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ जाएगी, F इज इक्वल टू F1 अपन L, तो म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 अपन R। तो व्हेन द करंट इन द टू वायर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन द फोर्सेस बिटवीन देम आर रिपल्सिव, यानी कि जब अपोजिट करेंट्स होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होता है। और कुछ इंटरेस्टिंग टर्म है, पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल रिपेल, अभी समझ में आया। और ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूँ बाय द न्यूटन थर्ड लॉ वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F2। सो इट इज़ द यूज़फुल इन स्टडी करंट, ये जो रूल है वो सिर्फ स्टडी करंट में फॉलो होगा। अब अगर ये कह दिया जाए कि I1 I2 की वैल्यू सेम है, I मान लेते हैं, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपन 2 पाई I स्क्वायर बाई R न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर का मतलब क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो इस तरह से डेफिनेशन ऑफ एम्पियर में चलते हैं। वहाँ पे क्या होगा, when I1 is equal to I2 equal to 1 एम्पियर then R equal to 1 मीटर, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपन 2 पाई, दैट मीन्स 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। सो 1 एम्पियर इज़ दैट वैल्यू ऑफ द स्टडी करंट। 1 एम्पियर क्या है, स्टडी करंट की वह वैल्यू है विच ऑन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द टू पैरेलल इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। ये 1 एम्पियर की जो करंट है दोनों वायर में क्या होती है, फ्लो करती है, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स 2 × 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर का होता है। यानी कि इस भाषा में ये कहा जाए कि अगर उनके बीच में 2 × 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा हो और उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, तो उस वायर में बहने वाली जो करंट होगी वो 1 एम्पियर की होगी। ओके, अब हम बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने यहाँ पे एक वायर लिया है PQRS और इसे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है। ये देखिए, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो यहाँ पर ये कंसिडरेशन हो रहा है कि PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू L। ये जो PQ है और ये RS है, ये क्या L मानी जा रही है, QR और SP को क्या मान रहे हैं B।
ये जो क्यू आर है और एस पी को क्या मान रहे हैं, बी। सही है। देन द फोर्स ऑन आर्म एस पी इज गिवन बाई, तो यह फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी क्रॉस बी। ये जो एस पी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि इन दोनों के बीच की एंगल कितनी है, 180 माइनस थीटा। तो इस तरह से 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा। तो यह फोर इज इक्वल टू रिजल्ट हो गया आई बी स्मॉल बी और ये कैपिटल बी साइन थीटा। सही है। द फोर्स ऑन द आर्म क्यू आर इज गिवन बाई, क्यू आर इज गिवन बाई, तो एफ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी साइन थीटा। सही है। एफ टू की वैल्यू क्या होगी, आई बी साइन थीटा हो जाएगी। तो फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा, फिगर के अकॉर्डिंग द फोर्सेस एफ टू एंड एफ फोर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन along द सेम लाइन। ओके, आप देख सकते हैं इस फिगर में देखिए एफ फोर और एफ टू ये दोनों क्या है, सेम लाइन में वर्क कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। बट एफ वन और एफ टू एफ थ्री इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। सही है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि दे कैंसिल आउट ईच अदर, दैट इज देयर रिजल्टेंट इफेक्ट ऑन द कॉइल इज 0। बट F1 की वैल्यू कितनी आएगी, ILB। क्यों, क्योंकि करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की एंगल कितनी है, 90। ठीक इसी तरह से F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ILB। क्यों, क्योंकि करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की एंगल कितनी है, 90। तो इस तरह से क्या होगा कि F1 और F3 क्या बनाएंगे, क्योंकि इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, और ये क्या बनाएंगे, कपल। और उसकी वजह से कॉइल क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द डॉटेड लाइन एज ए एक्सिस। तो अगला क्या है काम, हमें टॉर्क फाइंड आउट करना होगा। तो टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, द टॉर्क ऑन द कॉइल, सो टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स और आर्म ऑफ द कपल, यानी कि जो फोर्स F3 और F1 है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, B cos थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया B cos थीटा, और फोर्स कितना लग रहा है, ILB। तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, IB इंटू LB। ये L और ये B एक साथ रख दिया और ये है cos थीटा। तो इस तरह से रिजल्ट क्या हो जाएगा, LB बन जाएगी एरिया। तो रिजल्ट है टाउ इक्वल टू IAB cos थीटा। मैंने यहाँ लिखा है कि AB इज इक्वल टू LB एरिया ऑफ द लूप PQRS। तो अब हम लोग को रिजल्ट क्या मिल गया फाइनली, कि अगर कॉइल में n टर्न होंगे तो टाउ इक्वल टू लिखा जाएगा NIAB cos थीटा। ओके, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म, जैसे कि फर्दर इफ़ द नॉर्मल ड्रॉ ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक एन एंगल अल्फ़ा। लुक इट हियर, यहाँ मैंने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है इस फिगर में हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है, और ये नॉर्मल लाइन मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा, अल्फ़ा। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 90। सो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, यानी कॉस अल्फ़ा की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन अल्फ़ा। तो जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब लिख सकते हैं NIAB साइन अल्फ़ा, और जब साइन अल्फ़ा आ चुका है तो हम इसे वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर M क्रॉस B। क्यों, क्योंकि M की वैल्यू होती है NIA, और M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। सो फिलहाल टाउ इक्वल टू NI वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B।
हो गया। अब बात करते हैं दिस टॉर्क टेंड टू रोटेट द कॉइल अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इट्स वैल्यू चेंजेस विथ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। सही है। अब हम कुछ स्पेशल केस की बात कर लें। स्पेशल केस में क्या है कि द कॉइल इज सेट विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, सो थीटा इक्वल टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू 1। यानी हम सीधी सी बात कर रहे हैं किसकी, रेडियल फील्ड की। रेडियल फील्ड में क्या होता है, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। सो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू NIAB। अब हम बात करते हैं कि इफ़ द कॉइल इज सेट, कैसे सेट किया जाए कि वो उसका प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 और cos 90 हो जाएगा 0। तो ऐसे में टॉर्क क्या होगा 0 हो जाएगा, कॉइल टर्न नहीं करेगी। ओके, इन फैक्ट वास्तव में दीज एक्सप्रेशन होल्ड फॉर द प्लेन करेंट लूप ऑफ एनी शेप। ओके।